Assalamu alaikum, our all respected viewers there. I again welcome you back to the second session of this ORCC board test series. In the previous lecture, or in the previous session of ORCC, we people have completed the first unit of your 12th class botany, that is sexual reproduction in flowering plants. उस यूनिट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस हाईलाइट किए, लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप, those questions will surely help you in the upcoming JK board examination. और आज जो हम 12th क्लास की बॉटनी का यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, उस यूनिट के बारे में कुछ फैक्ट्स भी हैं और कुछ मिथ्स भी है स्टूडेंट कम्युनिटी में. फैक्ट्स ये हैं, नंबर 1 कि वो यूनिट 12th क्लास की बॉटनी का सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है. बिल्कुल 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 आप सही सोच रहे हैं. मैं जिस यूनिट की बात कर रहा हूं, जो हम आज इस सीरीज में, इस सेशन में शुरू करने जा रहे हैं, उस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स. बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा, जेनेटिक्स जो है ये 12th क्लास के बॉटनी का सबसे लंबा चौड़ा यूनिट है. रीजन, ये जेनेटिक्स वाला यूनिट आपकी 12th क्लास के सिलेबस में टेक्स्ट बुक ने 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया है. चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. यह पहला चैप्टर इस यूनिट का आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. और इसी यूनिट का जो दूसरा चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक ने बताया है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो जो पहला फैक्ट स्टूडेंट कम्युनिटी में इस जेनेटिक्स वाले यूनिट को लेके होता है, वो ये फैक्ट है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है हमारी बॉटनी का. 12th की मैं बात कर रहा हूं. रीजन, इसमें 2 बड़े बड़े चैप्टर्स आते हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. दूसरा फैक्ट स्टूडेंट कम्युनिटी में इस जेनेटिक्स वाले यूनिट को लेके ये है कि ये जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है, जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, बोर्ड में मोर और लेस इस वाले यूनिट से 9 मार्क्स पूछे जाते हैं. माने कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला यूनिट, जेनेटिक्स वाले यूनिट का आपके जेके बोर्ड में वेटेज ज्यादा है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस यूनिट को लेके स्टूडेंट कम्युनिटी में है, वो नीट को लेके है. नीट में इसी यूनिट से एवरेज में 9 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. 9 मार्क्स नहीं, 9 क्वेश्चंस. 9 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 36 मार्क्स. तो जो पहले 2 फैक्ट इस यूनिट को लेके आप लोगों ने सुने होंगे, एक तो ये लॉन्गेस्ट यूनिट है, दूसरा फैक्ट बोर्ड में मोर और लेस 9 मार्क्स आर आस्क्ड फ्रॉम द जेनेटिक्स वाला यूनिट, और नीट में ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. बेस्ड ऑन दीज 2 फैक्ट्स, पहला फैक्ट ये लॉन्गेस्ट यूनिट है 12th क्लास की बॉटनी का, और दूसरा इससे नीट में अप्रॉक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस आते हैं. देयर आर सम मिथ्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद द जेनेटिक्स यूनिट. सबसे बड़ा मिथ जो इस यूनिट को लेके स्टूडेंट कम्युनिटी में है, वो ये है कि ये जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है ये बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इसकी वेटेज नीट में और बोर्ड में सबसे ज्यादा है. बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, आज के सेशन के बाद आप लोग उस मिथ को ब्रेक करेंगे जिसमें आपने ये माइंडसेट बनाया है कि जेनेटिक्स वाला यूनिट जो है ये सबसे डिफिकल्ट यूनिट है, इसीलिए आप लोग डरते हैं इस यूनिट को ट्राई करने से. इस सेशन के एंड पे आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो अभी तक हम सुनते आ रहे थे जेनेटिक्स के बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि जब मैं इस सेशन को कंप्लीट करूंगा, आई एश्योर यू विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आपको जेनेटिक्स 12th क्लास की बॉटनी में सबसे ज्यादा इजी यूनिट लगेगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी गेट बैक to the
हेडिंग जेनेटिक्स वाले यूनिट के ऑलरेडी मैंने बताए दो चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एज यू ऑलरेडी नो ये दो चैप्टर्स बहुत बड़े चैप्टर हैं, तो हम लोग इस जेनेटिक्स वाले यूनिट को इस ORCC सेशन में या इस ORCC सीरीज में दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला पार्ट, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टारगेट इज अगेन सेम। टारगेट क्या है? आपकी हार्डवर्क को, आपकी एफर्ट्स को मिनिमाइज करना और आपके स्कोर को, आपके आउटपुट को अपकमिंग बोर्ड में मैक्सिमाइज करना। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कैसे टैकल करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे। अगर आपने उसी पैटर्न पे अपना आंसर शीट फिल कर दिया तो विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी काइंडली मेक इट श्योर यू विल सक्सीड विथ फ्लाइंग कलर्स। तो हम शुरू करेंगे कहां से? पहले वाले चैप्टर से। पहला वाला चैप्टर जो है जेनेटिक्स का, इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बिफोर आई टेल यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर frequently or most probably asked questions from this chapter of genetics, मैं इस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर का आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए इस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाले चैप्टर में टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स में से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है हमारे अपकमिंग नीट में वो कौन कौन से एरियाज हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर को हम लोग हमेशा शुरू करते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी से। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स समझाते हैं क्लास में जो टर्म्स आगे जाके जेनेटिक्स के बाकी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी कर देते हैं। जैसे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझाते हैं, व्हाट इज अ कैरेक्टर, व्हाट इज अ ट्रेट, व्हाट इज अ जीन, व्हाट इज एन अलील, व्हाट इज प्योर और होमोजाइगस, व्हाट इज इम्प्योर और हेटेरोजाइगस, व्हाट इज फिनोटाइप, व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोकॉपी, व्हाट इज normal variation, what is meristic variation, what is substitution variation, what is germinal variation, what is somatic variation, what is hemizygous, what is Hollandry chromosome, so on and so forth। तो genetic terminology basically इस principles of inheritance और variation वाले चैप्टर को आसान बनाने के लिए इंट्रोडक्शन में पढ़ाई जाती है। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर में कहां से? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स व्हाट वी पीपल डू, हम लोग यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गार्डन पी पे, पाइसम स्टेवम पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कराए थे। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, जहां पे हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ग्रेगोर जॉन मेंडल ने गार्डन पी पे काम करके इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाले कंसेप्ट को समझाया। आफ्टर दिस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम सीधा मूव करते हैं कहां? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाला पार्ट हम लोग मेंडल के कुछ लॉज डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपली लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पे डिस्कस किया जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। उसके बाद in the laws of inheritance we talk about law of independent assortment। इसका नाम भी आपने सुना होगा। मेंडल इज फेमस फॉर
explaining these three important laws: law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. और इन लॉज को एक्सप्लेन करने के बाद, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम लोग क्या काम करते हैं इस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में? हम लोग कुछ मिसलीनियस कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं. उन मिसलीनियस कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स. लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसी प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कुछ मिसलीनियस कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं, जिनमें पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स हम हेडिंग देते हैं. और इस पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमारा टारगेट यूजुअली क्या होता है? टू एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म. सर मेंडलिज्म माने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. उन मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ एक्सेप्शंस, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे आपने सुना होगा को डोमिनेंस, यह भी एक एक्सेप्शन आता है मेंडल के वर्क का. जैसे आपने सुना होगा पीलियोट्रॉपी, जैसे आपने सुना होगा लिंकेज का कंसेप्ट यहां पे आता है, जैसे आपने सुना होगा मल्टीपल अलील्स का कंसेप्ट यहां पे आता है. तो what am I trying to say? ये जो प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है, इसको हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं. फिर हम ग्रेगोर जॉन मेंडल का जो काम है गार्डन पी के ऊपर, उनको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं और यहीं पे हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करते हैं. इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ मिसलीनियस कंसेप्ट्स जो पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक्स में आते हैं, जहां पे मेंडलिज्म के एक्सेप्शंस डिस्कस किए जाते हैं. और ये एक्सेप्शंस कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स इस पहले वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं. वो एडिशनल कंसेप्ट्स में वी टॉक अबाउट पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस. उन एडिशनल कंसेप्ट्स में वी पीपल टॉक अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. उन एडिशनल कंसेप्ट्स में वी पीपल टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन. Sex determination we also include in the additional concepts. और sex determination के बाद इस principles of inheritance and variation में एक और एरिया इंक्लूड होता है जिसको आप कहते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स. ह्यूमन जेनेटिक्स वाले पार्ट में आप लोगों का मेन फोकस होता है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे. ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का नाम आपने सुना होगा. ये हम दो हेडिंग्स के अंडर पढ़ते हैं. एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, या जिनको आप जीन डिसऑर्डर्स कहते हैं. दूसरा वी टॉक अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपने नाम सुना होगा, या जीन डिसऑर्डर्स में आपने नाम सुना होगा. वी हैव सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में भी आपने नाम सुना होगा. वी हैव क्राइडू-चैट सिंड्रोम, वी हैव डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज द जनरल आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर. माने इस चैप्टर को शुरू किया जाता है टेक्स्ट बुक पे, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पे, और खत्म किया जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे. लेकिन as you people already know, in this ORCC session or in this ORCC series, हमारा मेन टारगेट क्या रहता है? To talk about FAQs.
FAQs, आई मीन टू से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जैसे हमने पिछले वाले सेशन में पूरे चैप्टर या पूरे यूनिट का आउटलाइन देके प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अपकमिंग जेके बोर्ड के लिए, इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में हम काम करेंगे। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में वो कौन से क्वेश्चंस हैं जहां से हमें जेके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर मैं उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करूं तो दोज क्वेश्चंस may be asked from law of dominance. Those questions may be asked from law of independent assortment. Those questions may be from incomplete dominance. Those questions may be from pleiotropy. Those questions may be from chromosomal theory of inheritance. माने इस पूरे चैप्टर में if we count 1, 2, 3, 4 and 5 areas are the best targets of JK board examiners. माने डोमिनेंस से, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, पीलियोट्रॉपी से, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस से आपको अपकमिंग जेके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन मैं आपको रिमाइंड करूंगा, मैं इन 5 टॉपिक्स या 5 कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस में फ्रेम करूंगा। माने आई विल टॉक विद यू पीपल कि इन एरियाज से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और मैं ऑलरेडी आपको बता के रख रहा हूं, जैसे मैं इन क्वेश्चंस को यहां ऑनलाइन सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बिल्कुल अपने आंसर शीट में उन क्वेश्चंस को वैसे ही फ्रेम करना है। इट्स माय सजेशन एंड यू विल सी हाउ दोज क्वेश्चंस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू पीपल इन द अपकमिंग जेके बोर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड with the questions. डोमिनेंस से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन की हेडिंग बी लाइक एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक्सप्लेन व्हाट? मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल। Explain monohybrid cross in detail with special emphasis on law of dominance. Law of dominance से अगर आप लोग अपकमिंग जेके बोर्ड में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उनको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछना है, तो उस क्वेश्चन की हेडिंग मोर और लेस कुछ ऐसी होनी चाहिए, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैंने आपको इस सेशन के बिगिनिंग में कहा कि इस जेनेटिक्स वाले यूनिट की वेटेज बहुत ज्यादा है नीट में भी और बोर्ड में भी, जिसकी वजह से आप लोगों को यह यूनिट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। यह डिफिकल्ट लगना मिथ है, इट्स नॉट रियलिटी। क्यों? क्योंकि जब मैं ये सेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, एट द एंड ऑफ द डे यू विल से खालिद सर वाज राइट, दिस जेनेटिक्स वाला यूनिट कैन बी हैंडल्ड विद मच इजी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। सो यू पीपल नीड टू स्टे कनेक्टेड। अगर आपको इस क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप में डील करना है, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी? यू विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर आंसर शीट विद द डेफिनेशन ऑफ monohybrid cross. रिमेंबर गुबुर, मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि नीट में इसको कैसे टैकल करेंगे। इफ गॉड विल्स, इफ गॉड परमिट्स, मैं आपको नीट का थोड़ा थोड़ा आइडिया भी इस बोर्ड वाले सेशन या बोर्ड ओरिएंटेड सेशन में टच करके दूंगा, लेकिन हमारा अभी प्राइम टारगेट है बोर्ड में इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है आंसर शीट में। तो क्वेश्चन की शुरुआत आप कैसे करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन करके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ क्रॉस which involves analysis of one gene, a cross which involves analysis of one gene, और आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, a cross where one character is studied at a time। एक ऐसा क्रॉस जहां पे
यूजुअली हम एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को एट अ टाइम स्टडी करते हैं, और इट इन्वॉल्व्स अक्रॉस, इट इज अ क्रॉस विच इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ वन जीन। ऐसे आप डिफाइन करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड। माने जब आप दो पेरेंट्स का क्रॉस कराएंगे, अभी मैं आगे दिखाऊंगा दो पेरेंट्स का क्रॉस कैसे करना है, अगर उन दो पेरेंट्स के क्रॉस में आप एक कैरेक्टर या सिर्फ एक जीन को कंसीडर कर रहे हैं, उस क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग, जो प्रोडक्ट तैयार होगा, उसको आप मोनोहाइब्रिड कहेंगे। बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, G.J. Mendel, he performed a total of 7 monohybrid crosses. On which plant? Garden pea. These 7 monohybrid crosses on garden pea were performed by G.J. Mendel over a period of 7 years, that is 1856 to 1863। ये डेट आपकी टेक्स्ट बुक पे मेंशन है। माने टोटल मेंडल ने 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस गार्डन पी में कराए, और ये 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को स्टडी करने में उनको कितना टाइम लगा? 7 साल लग गए। मीन्स इफ योर टारगेट इज क्लियर, द नंबर ऑफ ईयर्स डू नॉट मैटर। मीन्स इफ नीट इज योर ओनली ऑप्शन, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डू नॉट मैटर। जब तक यू डोंट क्रैक इट, you will keep on doing your hard work, you will keep on doing your job, जब तक क्रैक ना हो जाए आपका टारगेट। और you can take inspiration from G.J. Mendel। 7 साल is a very big period। इस बिग पीरियड में इन्होंने बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे डिमोटिवेशन, बहुत सारा स्ट्रेस देखा होगा, बट हिज टारगेट वाज क्लियर। मुझे इनहेरिटेंस और वेरिएशन समझाना है दुनिया को, चाहे 7 साल के बजाय 70 साल भी लगे, मैं ये रिजल्ट निकाल के रहूंगा इनहेरिटेंस और वेरिएशन का। ये अलग बात है कि 70 साल उनकी जिंदगी नहीं थी, 1884 में ही उनकी किडनी में हार्ट अटैक हुआ था और वो मर गए थे। एनीवेज, व्हाट आई वाज सेइंग, G.J. मेंडल ने टोटल 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस कराए। हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इन 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में सिर्फ एक रेफरेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाएंगे। माने ऊपर वाले क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहां पे रेफरेंस लेंगे, और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहां पे आपको दिखाने जा रहा हूं, हियर इन दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ Citium height. We will study the inheritance of what? Citium height. In case of garden pea, आपने डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वी कंसीडर ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। आपने डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वी टॉक अबाउट ओनली 1 जीन। तो ये जो पहला वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखा रहा हूं, इसमें हम सिर्फ गार्डन पी का एक कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे, दैट इज सिटियम हाइट वाला कैरेक्टर। माने हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाने जा रहे हैं। इस सिटियम हाइट वाले कैरेक्टर के लिए जो जीन है, जीन वो गार्डन पी के क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट होता है। द जीन कंट्रोलिंग सिटियम हाइट वाला कैरेक्टर इन गार्डन पी इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। तो इस सिटियम हाइट वाले कैरेक्टर के लिए जो क्रॉस गार्डन पी में मेंडल ने कराया, उस क्रॉस को हम यहां दिखाएंगे। क्रॉस में क्या किया मेंडल ने? ही सिलेक्टेड पेरेंट्स फॉर दिस क्रॉस। पेरेंट्स कौन होंगे? ऑब्वियसली पेरेंट्स गार्डन पी होगा। पेरेंट्स वर सिलेक्टेड एज फॉलोज। पेरेंट नंबर 1 was a tall pea plant। इसका क्रॉस किया गया विद अनदर पेरेंट, पेरेंट नंबर 2। पेरेंट नंबर 2 was dwarf pea plant। Once again, what am I trying to make you learn? जब भी आप सिटियम हाइट वाले कैरेक्टर की बात करेंगे, सबको पता होगा एक कैरेक्टर के यूजुअली 2 ट्रेट्स होते हैं। दैट इज, इफ वी टॉक अबाउट सिटियम हाइट वाला कैरेक्टर, एज पर मेंडल इसके 2
फिनोटाइप्स होंगे, इसके दो पॉसिबल एक्सप्रेशंस होंगे, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो गार्डन पी में हुआ सिटियम हाइट को लेके, उसमें क्या किया मेंडल ने, उसने एक टॉल पी प्लांट का क्रॉस कराया डॉर्फ पी प्लांट के साथ। हम सब लोगों को पता है व्हेन वी यूज द टर्म डॉर्फ एंड टॉल वाले टर्म्स माने फिनोटाइप, दे माने व्हाट, फिनोटाइप। फिनोटाइप आपको पता होगा, फिनोटाइप मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द फिजिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाउएवर यहां पे बिल्कुल थोड़ा ध्यान देना है, जो दो पेरेंट सिलेक्ट किए ग्रेगोर मेंडल ने, टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट, टू एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बोथ वर प्योर। प्योर के बदले आप लोग होमोजाइगस भी लिख सकते हैं। सर टॉल पी प्लांट एंड डॉर्फ पी प्लांट विच वर यूज्ड एज पेरेंट्स, दे वर प्योर माने दे वर होमोजाइगस। होमोजाइगस माने an organism is said to be homozygous for a character if the alleles controlling that character are similar. प्योर ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म आप किसको कहते हैं, वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो अलील्स हैं वो सेम होंगे। जैसे टॉलनेस वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो दो अलील्स हैं दे आर सिमिलर, कैपिटल टी। डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो दो अलील्स मैंने बोर्ड पे दिखाए हैं दे आर सिमिलर, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। माने बोथ पेरेंट्स इन दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस दे वर प्योर और दे वर होमोजाइगस फॉर द respective characters. Now here you people may ask me a question. सर मेंडल को कैसे पता कि ये जो P1 टॉल पी प्लांट है और ये जो P2 डॉर्फ पी प्लांट है दे आर प्योर और होमोजाइगस फॉर द रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहने का मतलब है किसी भी क्रॉस में अगर आपको पेरेंट्स के बारे में यह कंक्लूड करना है वेदर दे आर प्योर और इम्प्योर, वेदर दे आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, तो पेरेंट्स की प्योरिटी को डिड्यूस करने के लिए आप लोगों के पास जो ऑप्शन रहता है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। जब पेरेंट्स सिलेक्ट किए गए, कौन से पेरेंट्स, प्योर पेरेंट्स, इसके बाद इन पेरेंट्स में होगा गमीटोजेनेसिस। माय सेम डायलॉग, अगर आपको मिनिमम एफर्ट्स लेके मैक्सिमम स्कोर करना है बोर्ड पे, तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा इसको आप बोर्ड एग्जामिनेशन में एज इट इज छाप के आएंगे। यू विल गेट 10 on 10 on दिस। तो गमीटोजेनेसिस में क्या होगा, P1 का गमीटोजेनेसिस होगा, P2 का गमीटोजेनेसिस होगा। हम सबको पता जब गमीटोजेनेसिस होता है तो गमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स। माने अगर कैपिटल टी एक जीन है, इसके दो अलील है, जब P1 में हुआ होगा गमीटोजेनेसिस तो एक गमीट में जीन का एक हाफ आएगा, माने जीन का एक अलील आएगा। सेम इज द केस विथ पेरेंट नंबर सेकंड। जब पेरेंट नंबर सेकंड में गमीटोजेनेसिस होगा तो यहां पे भी एक गमीट में एक अलील आएगा, माने वन गमीट रिसीव्स हाफ ऑफ अ जीन पेयर, दैट इज इट रिसीव्स हाफ ऑफ अ पेयर ऑफ अलील, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जैसे ही गमीटोजेनेसिस हो गया किनमें, पेरेंट्स में, इसके बाद इन गमीट्स का फ्यूजन कराना है आपस में। फ्यूजन आप लोगों को पता होगा, फ्यूजन माने सिनगैमी। अब सिनगैमी में मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन जब होगा तो ऑब्वियसली विच वाला जनरेशन यू विल गेट। अगर ऊपर मैंने पेरेंटल जनरेशन दिखाई है, पेरेंट्स के गैमीट्स का जब फ्यूजन होगा, पेरेंट्स के गैमीट्स में जब सिनगैमी होगी, आपके पास कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन, or F1 progeny, or you can call them as F1 hybrids। सिटियम हाइट वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 प्रोजेनी, जो F1 हाइब्रिड्स ग्रेगोर जॉन मेंडल को मिले, दोज F1 हाइब्रिड्स वर फाउंड टू बी ऑल टॉल पी प्लांट्स। माने अगर आप पेरेंट्स देखेंगे, पेरेंट्स में P1 इज टॉल, P2 इज डॉर्फ। अगर आप F1 प्रोजनी देखेंगे या F1 हाइब्रिड्स देखेंगे, उनमें सारे पी प्लांट्स कैसे हैं, टॉल। माने ये जो मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझा रहा हूं बोर्ड पे, इसमें जो F1 प्रोजनी हमारे सामने आई है, दैट F1 प्रोजनी रिजेंबल्स P1 फिनोटाइपिकली। F1 प्रोजनी रिजेंबल्स P1 फिनोटाइपिकली। माने बाहर से देख के मेंडल को समझ में आया ये जो मैंने सिटियम हाइट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, इस सिटियम हाइट वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन के पी प्लांट्स है वो P1 के साथ मैच हो रहे हैं। हाउएवर
Mendel did not know the genotype of these F1 generation pea plants. मेंडल को P1 और P2 दोनों का जीनोटाइप पता था। वाई? क्योंकि उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करके यह पता लगाया था कि दोनों पेरेंट्स प्योर हैं। तो ऑब्वियसली जब पेरेंट प्योर होगा किसी कैरेक्टर के लिए, द अलील्स कंट्रोलिंग दैट कैरेक्टर विल बी सिमिलर। लेकिन ये जो F1 जनरेशन के पी प्लांट्स हैं, फिनोटाइपिकली मेंडल को समझ में आ गया कि वो मैच करते हैं P1 के साथ, लेकिन जीनोटाइपिकली क्या ये F1 जनरेशन के पी प्लांट्स P1 के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं? दिस वाज अ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का जवाब हम लोग किस ऑप्शन से देंगे? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से देंगे। इसका जवाब हम किस वाले ऑप्शन से देंगे गुबर? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। माने मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होगा विच इज यूज्ड टू डिड्यूस व्हाट? द जीनोटाइप ऑफ अननोन पेरेंट। यहां पे मेंडल को किन वाले पेरेंट्स का जीनोटाइप कैलकुलेट करना था? F1 जनरेशन के पी प्लांट्स का। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम अननोन पेरेंट का, एज पर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑन द बोर्ड, हम इस मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से F1 जनरेशन के पी प्लांट्स का जीनोटाइप कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन में अलग से दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग क्या याद रखेंगे? जब मेंडल ने सिटम हाइट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा? F1 जनरेशन के जितने भी पी प्लांट्स हैं वो मैच हो गए किन के साथ? P1 के साथ। तो आज के बाद हमेशा याद रखेंगे, जब भी किसी क्रॉस में या जब भी किसी जेनेटिक क्रॉस में F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड या F1 प्रोजनी दो में से एक पेरेंट के साथ फिनोटाइपिकली मैच हो रही होगी, माने उस क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है। उस क्रॉस में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। माने मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच वाज परफॉर्म्ड बाय मेंडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन विच लॉ? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम क्यों बताएंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस? सर आपने अभी बताया किसी भी जेनेटिक क्रॉस में जब भी F1 प्रोजनी दो में से एक पेरेंट के साथ कंप्लीटली मैच होगी फिनोटाइपिकली, वहां पे कौन सा लॉ यूज होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये कैसे यूज होगा? जब हम बाद में माने लेटर ऑन इन दिस सेशन आई विल यूज व्हाट? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस टू शो ये जो F1 जनरेशन के पी प्लांट्स है उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। इज दैट ओके? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अब कोई रिकैप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अभी तक हमने क्या देखा? प्योर पेरेंट्स वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। गैमीटोजेनेसिस के बाद जब पेरेंट्स के गमीट्स का फ्यूजन हुआ, F1 जनरेशन में सारे के सारे पी प्लांट्स P1 के साथ मैच हुए। फिनोटाइपिकली तो उनको समझ में आ गया मिलते हैं एक दूसरे के साथ। जीनोटाइप अगर इन F1 पी प्लांट्स का डिड्यूस करना है तो कौन सा ऑप्शन मेंडल ने यूज किया? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां सामने क्या आई? जिस जेनेटिक क्रॉस में F1 P1 या P2 के साथ कंप्लीटली मैच होगा फिनोटाइपिकली, वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। माने लॉ ऑफ डोमिनेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ विच क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप यू आर गेटिंग दीज थिंग्स क्लियरली। अगेन अ रिमाइंडर, आपको इसी पैटर्न पे अपने आंसर शीट में यह क्वेश्चन नोट डाउन करना है अगर यह पूछा जाएगा इंशाल्लाह जेके बोर्ड में अपकमिंग। आई मीन टू से आफ्टर गेटिंग F1 जनरेशन, आफ्टर गेटिंग विच वाला जनरेशन? F1 जनरेशन ऑफ विच वाला क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हु? G.J. Mendel. G.J. Mendel. He came up with two important postulates. इस सिटम हाइट वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को F1 जनरेशन तक लाने के बाद कितने पोस्टुलेट्स मेंडल ने डिस्कस किए? दो पोस्टुलेट्स मेंडल ने डिस्कस किए। मैं उन पोस्टुलेट्स को बोर्ड पे लिखता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। पहला, ईच कैरेक्टर is controlled by a pair of unit factors. Each character is controlled by
अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। जैसे अगर मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊंगा, अगर मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊंगा, पीछे इन द सेंस आई मीन टू से, जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, यहां पे कौन सा कैरेक्टर टारगेट हुआ है? सिटम हाइट। सिटम हाइट वाले कैरेक्टर को डोंट यू थिंक अ पेयर ऑफ अलील्स आर कंट्रोलिंग? सिटम हाइट वाले कैरेक्टर को डोंट यू थिंक अ पेयर ऑफ अलील्स आर कंट्रोलिंग? टॉल वाले ट्रेड को कैपिटल टी वाला पेयर कंट्रोल कर रहा है। डॉर्फ वाले ट्रेड को स्मॉल टी वाला ट्रेड, स्मॉल टी वाला पेयर ऑफ अलील्स कंट्रोल कर रहा है। दैट इज वाई जीजे मेंडल ने अपना पहला पोस्टुलेट क्या दिया? ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। यहां पे आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड सम टर्म्स। मेंडल ने टर्म यूज किया फैक्टर। फैक्टर आज की डेट में हम जीन को बोलते हैं। मेंडल ने टर्म यूज किया यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर आज की डेट में हम अलील को कहते हैं। माने ये जो अभी पीछे आपने कैपिटल टी देखा, कैपिटल टी इज अ पेयर ऑफ फैक्टर और इसका यूनिट एक कैपिटल टी है। स्मॉल टी इज अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर और एक स्मॉल टी माने यूनिट फैक्टर, दैट इज अलील। माने मेंडल ने फैक्टर वाला टर्म जीन के लिए यूज किया और यूनिट फैक्टर वाला टर्म किसके लिए यूज किया? अलील के लिए। फर्स्ट पॉस्टुलेट। दूसरा पॉस्टुलेट ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस अप टू F1 जनरेशन। फिर से एक बार मैं अभी आपको दो पॉस्टुलेट समझा रहा हूं जो मेंडल को समझ आए इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन तक। तो दूसरा उन्होंने क्या पॉस्टुलेट दिया? व्हेन टू डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स, when two dissimilar unit factors are brought together in F1 hybrids, the expression of as it is लिखना है वहां पे, expression of only one character is seen, while as the expression of another character is concealed or hidden, HIDDEN। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार फिर से यह पॉस्टुलेट पढ़ूंगा। पॉस्टुलेट नंबर 2, मेंडल ने क्या कहा? व्हेन टू डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? यूनिट फैक्टर माने अलील। हियर डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स माने व्हेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन। जैसे आप लोग यहां देखिए जरा गुबर, जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को एक साथ लाया किस जनरेशन में, आगे की कहानी क्या है? इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में सिर्फ एक वाले अलील की एक्सप्रेशन होगी और दूसरे वाले अलील की एक्सप्रेशन विल रिमेन हिडन और इट विल बी कंसील्ड। ये जो आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो अभी मैंने बोर्ड पे दिखाया, उसमें आपको बिल्कुल लग रहा है F1 जनरेशन में कैपिटल टी वाले यूनिट फैक्टर या अलील की हुई क्या एक्सप्रेशन, और किसकी एक्सप्रेशन नहीं हुई? स्मॉल टी वाले अलील की। तो ये जो पॉस्टुलेट नंबर 2 में एक्सप्रेशन वाला अलील है या एक्सप्रेशन वाला यूनिट फैक्टर है, इट इज कैपिटल टी, और जिस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन नहीं हुई वो स्मॉल टी वाला है। इसीलिए मेंडल ने कैपिटल टी वाले अलील को कहा डोमिनेंट अलील और स्मॉल टी वाले अलील को कहा रिसेसिव अलील। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर F1 जनरेशन में दो डिसिमिलर अलील्स को इकट्ठा करने से एक अलील की एक्सप्रेशन हो रही है, दूसरे की एक्सप्रेशन नहीं हो रही है, तो जिसकी एक्सप्रेशन होगी उसको डोमिनेंट कहेंगे, जिसकी एक्सप्रेशन नहीं होगी उसको रिसेसिव कहेंगे। अब ये एक्सप्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इसी यूनिट के चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। दैट इज व्हाट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पे
हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और वहीं पे आपको समझ में आता है कि डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन क्या होता है और रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन नहीं करना उसका मतलब क्या होता है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को F1 जनरेशन तक ऐसे हैंडल करेंगे। अब यहां पे एक और क्वेश्चन मेंडल के माइंड में आया, क्या कि F1 जनरेशन तक कैपिटल टी और स्मॉल टी दे वर टुगेदर, व्हाट नेक्स्ट? क्या ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आगे जाके भी एक दूसरे के साथ रहेंगे या ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे? माने ये जो दो डिसिमिलर एलील्स F1 जनरेशन में साथ आए हैं, इनका अब आगे बिहेवियर क्या होगा? क्या ये बाकी जनरेशंस में भी एक दूसरे के साथ रहेंगे या इनमें कोई सेपरेशन होगा? इसके लिए जो ऑप्शन यूज किया जीजे मेंडल ने, दैट वाज सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड्स। दैट वाज सेल्फिंग ऑफ व्हाट? F1 हाइब्रिड्स। माने F1 हाइब्रिड्स की यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन कराएगी। बिल्कुल अगर हम पीछे जाएंगे तो पिछले वाले केस में F1 हाइब्रिड जो हैं दे आर टॉल पी प्लांट्स और उनका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे पता लगेगा उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है? सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं आपको अलग से मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पढ़ाऊंगा। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे या नहीं, उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज हुआ? सेल्फिंग वाला ऑप्शन। तो इस सेल्फिंग में क्या हुआ गुबर? F1 टॉल पी प्लांट वर्सेस F1 टॉल पी प्लांट, इनके बीच में सेल्फिंग कराई गई। आपको ऑलरेडी पता है इन पी प्लांट्स का जीनोटाइप इज सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आपसे कोई पूछे ये F1 जनरेशन के सारे पी प्लांट्स का जीनोटाइप सेम क्यों है? सिंपल जवाब, ऑल F1 टॉल पी प्लांट्स बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स, दैट इज P1 एंड P2। इनकी सेल्फिंग जब कराई गई तो टारगेट क्या था? टू गेट F2 जनरेशन। F1 प्लांट्स की सेल्फिंग से मेंडल को क्या मिला? F2 जनरेशन। इस F2 जनरेशन के रिजल्ट्स को दिखाने के लिए बिल्कुल आपको पता होगा वी यूज पनेट स्क्वायर वाला ऑप्शन। वी यूज विच वाला ऑप्शन? पनेट स्क्वायर वाला ऑप्शन। अब यहां पे रुक जाना है, आप पनेट स्क्वायर के डिटेल्स अलग से यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय आरसी पनेट। पनेट स्क्वायर से हमें F2 जनरेशन के गमीट्स, हमें F2 जनरेशन के जीनोटाइप, हमें F2 जनरेशन के फिनोटाइप, हमें F2 जनरेशन के जाइगोट्स का पता चल जाता है। वो इंफॉर्मेशन भी आप यहां लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसीलिए आई वुड सजेस्ट, अगर यह क्वेश्चन आपको जेके बोर्ड में अटेम्प्ट करना है तो आप पुनेट स्क्वायर के डिटेल्स इस क्वेश्चन में नहीं भरेंगे, आपका क्वेश्चन अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा, जिससे आपका एग्जामिनर डिसइंटरेस्ट हो जाएगा। तो F2 जनरेशन को जब हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू दिखाएंगे, हम लोग सीधे दिखाएंगे पुनेट स्क्वायर। इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप जब दिखाएंगे क्या? F2 जनरेशन विदाउट डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ पुनेट स्क्वायर, आप डायरेक्टली दिखाएंगे क्या? पुनेट स्क्वायर, जिसमें आप लोग दिखाएंगे मेल गमीट फीमेल गमीट लेफ्ट साइड से, मेल गमीट टॉप पे। और ऑलरेडी आपको पता है क्या है जीनोटाइप F1 टॉल पी प्लांट्स का? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन F1 पी प्लांट्स का गमीटोजेनेसिस होगा तो जैसे मैंने पेरेंट्स में बताया, यहां पे भी गमीट में सिर्फ एक अलील होगा, इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब आप इन F1 जनरेशन के गमीट्स का आपस में फ्यूजन कराएंगे तो आपको F2 जनरेशन या F2 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। ये जो मैं छोटे छोटे सबस्क्वायर्स में ऑफस्प्रिंग दिखा रहा हूं, दीज ऑफस्प्रिंग्स आर व्हाट? F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स। तो जब आपने पुनेट स्क्वायर दिखाया, पुनेट स्क्वायर से आपके पास F2 जनरेशन आ गया। अब अगर आप इस F2 जनरेशन को देखेंगे, इस F2 जनरेशन में आपको टोटल मिले हैं 4 ऑफस्प्रिंग्स। टोटल क्या मिले हैं आपको? 4 ऑफस्प्रिंग्स। आपको नहीं लगता ऑफ दीज 4 ऑफस्प्रिंग्स, 2 by 4 they match with their parents?
पेरेंट्स हियर आई मीन टू से P1 एंड P2. डोंट यू थिंक ये दो में से चार जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो P1 दैट इज कैपिटल टी और P2 दैट इज स्मॉल टी के साथ मैच होते हैं, और इनमें से जो बाकी दो बचे दे मैच विद F1. बिल्कुल लग रहा होगा F1 आई मीन टू से कैपिटल टी स्मॉल टी. हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या F1 जनरेशन का कैपिटल टी स्मॉल टी इकट्ठा रहेगा हमेशा या नेक्स्ट जनरेशन में कोई चेंज आएगी? नेक्स्ट जनरेशन माने F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में जब क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन में टोटल 4 ऑफस्प्रिंग्स बने, जिनमें से 2 बिल्कुल मैच होते हैं P1 और P2 के साथ. माने these 2 offsprings are pure like P1 and P2, और 2 they are impure or heterozygous like F1. From this F2 generation observation, मेंडल ने अपना तीसरा पॉस्टुलेट दिया, पॉस्टुलेट थर्ड. मेंडल केम अप विथ व्हाट? थर्ड पॉस्टुलेट. उस थर्ड पॉस्टुलेट में क्या कहा मेंडल ने? द 2 dissimilar unit factors, the 2 dissimilar unit factors, they do not contaminate or mix with each other. सर यहां पे दो डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स का क्या मतलब? कैपिटल टी स्मॉल टी. दे डू नॉट कंटेमिनेट और मिक्स विथ ईच अदर. डू नॉट कंटेमिनेट और मिक्स विथ ईच अदर माने जब आप F2 जनरेशन के रिजल्ट्स देखेंगे यहां पे आपको क्या लग रहा है? वी आर गेटिंग कैपिटल टी अगेन, वी आर गेटिंग स्मॉल टी अगेन. इसका मतलब है ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, वो F2 जनरेशन में एक दूसरे से सेग्रीगेट या सेपरेट होंगे. और जब F1 जनरेशन के 2 डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं F2 जनरेशन में, तो आपको क्या मिलता है? यू रिकवर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस. आपको F2 जनरेशन में जब भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकवर होगी तो आप क्या कहेंगे? द 2 डिसिमिलर alleles which are brought together in F1 generation, they will be separating or segregating from each other in F2 generation. और इसी postulate के बेस पे मेंडल came up with his second law, that is law of segregation. Law of segregation talks about purity of gametes. Law of segregation talks about what? Purity of gametes. And this is the only Mendelian law which finds universal application. This law finds what, Gubar? यूनिवर्सल एप्लीकेशन. तो जो 3 लॉज टोटल मेंडल के हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें से सबसे जो यूनिवर्सल है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. कहने का मतलब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज कर सकते हैं डोमिनेंस वाला कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करने के लिए, और कौन सा कंसेप्ट? सेग्रीगेशन वाला कंसेप्ट भी आप इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो मैं क्विक रिकैप आप लोगों को दूंगा. जब भी आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा डिस्कस बोर्ड में, अपने आंसर शीट पे हमेशा शुरू करेंगे डेफिनेशन से, फिर ग्रेगर जॉन मेंडल के 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की बात करेंगे, एक क्रॉस डिटेल में बताएंगे. उस एक क्रॉस से आप लोग जब F1 जनरेशन तक पहुंचेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंशन करेंगे, और उसी के बाद आप लोग 2 पोस्टुलेट्स मेंशन करेंगे. उसके बाद जब आप F1 जनरेशन को प्रोसीड करेंगे F2 जनरेशन के लिए, आपको पोस्टुलेट थर्ड यहां पे समझ में आ जाएगा, और इसी पोस्टुलेट के बेस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जन्म हुआ है. माने मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी एक्सप्लेन कर सकते और लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी एक्सप्लेन कर सकते. आई होप यू पीपल गॉट द आउटलाइन ऑफ हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन इन द अपकमिंग बोर्ड. वन मोर long answer type question from this principles and inheritance wala chapter you may expect, that is explain the law of independent assortment. Explain the law of independent assortment in detail. This is the second long answer type question that you people may be asked in upcoming boards. फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ जेके बोर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को फ्रेम करके दे रहा हूं, बिकॉज दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द अपकमिंग बोर्ड. तो आप बिल्कुल उसी हिसाब से चलिएगा. किस हिसाब से? आप
इन डिस्कशंस को एज इट इज निकल लीजिएगा, फिर पेपर पे एज इट इज उगल लीजिएगा. यू विल गेट 100% मार्क्स विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी. तो इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल करना है तो आप इसको शुरू कहां से करेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन से. डाइहाइब्रिड क्रॉस means a cross which involves analysis of two genes, or dihybrid cross means a cross where we study the inheritance of two characters at a time. Monohybrid cross में it was about one gene or one character. Dihybrid cross में it is about two genes or two characters at a time. The product of a dihybrid cross, माने dihybrid cross में जब दो पेरेंट्स में मेटिंग होगी, उनसे जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स बन के आएंगे उनको आप कहेंगे डाइहाइब्रिड्स. जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में व्हाट डिड यू गेट? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यू गेट मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस में यू विल गेट डाइहाइब्रिड. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, जो ग्रेगोर जॉन मेंडल है उसने गार्डन पी में टोटल 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस कराए. Unlike monohybrid cross, Mendel, in case of garden pea, performed a total of 14 dihybrid crosses. माने ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years मेंडल ने टोटल कितने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कराए? 14 डाइहाइब्रिड क्रॉसेस. हम लोग इनमें से एक रेफरेंस क्रॉस को यूज करेंगे, एंड दैट वन रेफरेंस क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा हमने यूज किया था? सिस्टम हाइट वाला. वन डाइहाइब्रिड क्रॉस वी विल एक्सप्लेन हियर अंडर द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड सीड कलर. सीड शेप माने वन कैरेक्टर, सीड कलर माने दूसरा कैरेक्टर. हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिटम हाइट वाला कैरेक्टर दिखाया. डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सीड शेप और सीड कलर वाले कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, माने 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट अ टाइम. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द जीन्स controlling seed shape and seed color were present on chromosome number 7 and chromosome number 1 respectively. माने seed shape के लिए gene was present on chromosome number 7 and gene was present on seed color वाला chromosome number 1. तो जब हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहां पे, seed shape और seed color, genes are present on the same chromosome की different chromosome, obviously different chromosome. तो एक टैग लाइन ऑफ नोट करेंगे यहां पे, क्या? मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस. Mendelian dihybrid cross is possible only for those characters which are present on, for those characters whose genes are present on different chromosomes. Different chromosomes here माने क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 1. ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स को आप टेक्निकली क्या कह सकते हैं, जरा बताइए? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. माने अगर आपको मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना है तो आपको कौन से वाले क्रोमोसोम्स को टारगेट करना पड़ेगा? होमोलॉगस कि नॉन होमोलॉगस? सर हमें टारगेट करना पड़ेगा किनको? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को. जीन शुड बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. अब हम लोग एक्चुअल क्रॉस में आते हैं. सर किस एक्चुअल क्रॉस में? हम लोग एक्चुअल डाइहाइब्रिड क्रॉस में आएंगे और उस डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम लोग अगेन करेंगे एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इस क्रॉस में आप लोग सबसे पहले
पेरेंट सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने अभी पेरेंट्स थोड़ी देर पहले सिलेक्ट किए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। यहां पे भी आप पेरेंट्स पहले दिखाएंगे। पेरेंट्स आई मीन टू से P1, P1, P2। P1 में G.J. Mendel selected pure, round and yellow seeded plant। कोई बता सकता या बता सकती या बता सकती हम किस प्लांट की बात कर रहे हैं? गार्डन पी की बात कर रहे हैं। P2 में G.J. Mendel selected pure, wrinkled and green seeded plant। कोई बता सकता या बता सकती या बता सकती हम किस प्लांट की बात कर रहे हैं? गार्डन पी की, पाइसम स्टैबम की। तो हुआ क्या गुबर? हुआ ये, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स को सिलेक्ट किया गया तो G.J. मेंडल ने यहां पे भी प्योरिटी का ख्याल रखा। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, अगर किसी भी जेनेटिक क्रॉस में आपको पेरेंट्स का प्योरिटी होमोजाइगोसिटी करना है डिस्कस, तो उसके लिए आप ऑप्शन यूज क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अब चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन से यहां पे दोनों पेरेंट्स में यह बात सामने आ गई कि दे आर प्योर और दे आर होमोजाइगस फॉर सीड शेप एंड सीड कलर, तो P1 का इस हिसाब से जीनोटाइप क्या बनेगा? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। P2 का जीनोटाइप क्या बनेगा इस हिसाब से? स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, इन गार्डन पी राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड शेप, एंड इन गार्डन पी येलो सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड कलर। इसीलिए मैंने कैपिटल R दे दिया राउंड को, स्मॉल r दे दिया रिंकल्ड को, कैपिटल Y दे दिया येलो को, स्मॉल y किसको दे दिया? ग्रीन को। तो पेरेंट्स का जीनोटाइप मेंशन करने के बाद वही यूजुअल डायलॉग मेरा, इन पेरेंट्स का आप कराएंगे गमीटोजेनेसिस। जब इन पेरेंट्स का गमीटोजेनेसिस होगा तो बिल्कुल आप लोगों को पता गमीटोजेनेसिस में क्या होता है। गमीटोजेनेसिस में एक गमीट में हाफ ऑफ क्रोमोसोम भी आएगा और हाफ ऑफ जीन भी आएगा। सेम इज द केस हियर। जब गमीटोजेनेसिस होगा, गमीटोजेनेसिस में गमीट के अंदर क्रोमोसोम का 1/2 आएगा और जीन का भी आएगा 1/2, लाइक दिस। तो ये बनेंगे गमीट्स पेरेंट्स के। जब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन पेरेंट्स के गमीट्स का फ्यूजन होगा तो माय यूजुअल डायलॉग ओवर हियर गुबर, क्या यूजुअल डायलॉग? वी विल गेट F1 hybrids, we will get F1 progeny out of this fusion, जिसको आप F1 जनरेशन भी कहते। जब F1 हाइब्रिड या F1 प्रोजेनी देखी मेंडल ने, तो all the plants in F1 generation of this dihybrid cross, they were found to be round seed shape वाले एंड येलो सीड कलर वाले। कौन से प्लांट्स की बात हो रही है जरा बताइए? गार्डन पी प्लांट्स की। तो जैसे ही F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स राउंड और येलो निकले तो क्या देखा मेंडल ने? इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो सीड शेप और सीड कलर के लिए मैंने कराया, किसमें? गार्डन पी में। इसमें F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स फिर से मैच किसके साथ हो रहे हैं? P1 के साथ। लेकिन कैसे? फिनोटाइपिकली। तो अगेन यहां पे सेम डायलॉग वी पीपल विल रेज। अगर F1 जनरेशन के पी प्लांट्स फिनोटाइपिकली P1 के साथ मैच हो रहे हैं तो व्हाट अबाउट देयर जीनोटाइप? क्या डाइहाइब्रिड क्रॉस के F1 पी प्लांट्स का जीनोटाइप सेम होगा कि डिफरेंट? इसके लिए जैसे मैंने पीछे कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऑप्शन यूज होता है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इस वाले केस में यूज होगा डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से हम लोग क्या काम कराएंगे? वी विल बी एबल टू एक्सप्लोर द जीनोटाइप ऑफ अननोन पेरेंट। इस वाले डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें किस पेरेंट का जीनोटाइप निकालना है? ये जो F1 जनरेशन के राउंड और येलो सीड वाले गार्डन पी प्लांट्स है उनका जीनोटाइप निकालना है। किस वाले ऑप्शन से? डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के डिटेल्स आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सिमिलरली सेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो आप इन चीजों को एज इट इज रखेंगे।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब भी किसी जेनेटिक क्रॉस में F1 दो में से एक पेरेंट्स के साथ मैच होगा तो दैट क्रॉस फॉलोज लॉ ऑफ डोमिनेंस। माने जैसे मैंने अभी पीछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी लॉ ऑफ डोमिनेंस आप समझा सकते हैं। माने लॉ ऑफ डोमिनेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ मोनोहाइब्रिड एज वेल एज डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। एनीवेज, जब आप इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये जो F1 जनरेशन के राउंड और येलो पी प्लांट्स हैं, उनका जीनोटाइप जो होगा इट इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। माने लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब आपने कहा राउंड एंड येलो सीड्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जब हमने पीछे दिखाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का जीनोटाइप P1 से P2 से डिफरेंट था, यहां पे भी F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होगा, जो बिल्कुल मैच नहीं होगा किसके साथ, P1 के साथ। माने इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के पी प्लांट्स फिनोटाइपिकली तो मैच हो रहे हैं P1 के साथ, लेकिन जीनोटाइपिकली मैच नहीं हो रहे हैं। और ये जीनोटाइप हम लोग किस वाले क्रॉस की हेल्प से निकालते हैं, टेस्ट क्रॉस की हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है तो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब इस F1 जनरेशन को आगे ले जाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा हम लोग F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराते हैं। किसकी सेल्फिंग कराते हैं, F1 जनरेशन की सेल्फिंग। F1 जनरेशन की सेल्फिंग अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे, हमारे पास कौन से प्लांट्स हैं, राउंड येलो प्लांट्स कि नहीं, इनकी आपस में आप लोग कराएंगे सेल्फिंग। इस साइड से भी आप लोग लिखेंगे राउंड येलो प्लांट्स, राउंड येलो प्लांट्स। कोई बता सकता ये राउंड येलो प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया, यूजिंग डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस वी मे डिड्यूस देयर जीनोटाइप एज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। क्यों सारे F1 जनरेशन के पी प्लांट्स का जीनोटाइप सेम होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, बिकॉज दे बिलोंग टू बोथ पेरेंट्स P1 एंड P2। जब आप इनकी सेल्फिंग कराएंगे तो अभी जैसे मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कहा, आप लोगों के पास कौन सी जनरेशन आ जाएगी, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के रिजल्ट्स को हम लोग किस वाले ऑप्शन के थ्रू एक्सप्लेन करते, दैट ऑप्शन वी कॉल एज पनेट स्क्वायर। अगेन माय सेम डायलॉग हियर, आप लोग पनेट स्क्वायर के डिटेल्स यहां पे अपने आंसर शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे, यूर क्वेश्चन विल गेट टू लेंथी, दैट विल डिसइंटरेस्ट द एग्जामिनर, सो कीप इट सिंपल क्लियर एंड स्ट्रेट। तो जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पनेट स्क्वायर यूज किया, आप लोग इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी क्या करेंगे यूज, पनेट स्क्वायर। कुछ ऐसे करेंगे आप यूज। पनेट स्क्वायर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इट इज अ लार्ज स्क्वायर डिवाइडेड इनटू सब स्क्वायर्स। इट इज यूज्ड टू शो द results of F2 generation, whether it is type of F1 gametes, whether it is F2 zygotes, whether it is types of phenotypes, genotypes, all the possibilities can be shown with the help of this Punnett square. Like the previous question, you will show female gametes towards left side, you will show male gametes towards the top. जो इस dihybrid cross के F1 generation के male gametes होंगे, उनका genotype क्या होगा? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। फीमेल गमीट्स का ये जीनोटाइप होगा, मेल गमीट्स का भी सेम जीनोटाइप होगा, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सर आपको कैसे पता कि यही जीनोटाइप होंगे F1 जनरेशन के मेल और फीमेल गमीट्स का? उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, फॉर्क्ड लाइन मेथड। फॉर्क्ड लाइन मेथड से आप किसी भी क्रॉस के F1 जनरेशन के गमीट्स का जीनोटाइप निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन अ रिमाइंडर, यह सेशन पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए है, इसलिए आप इन गमीट्स के बैकग्राउंड को फॉर्क्ड लाइन मेथड से दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगेन द एग्जामिनर विल गेट डिसइंटरेस्टेड। आप सीधे दिखाएंगे क्या? पुनेट स्क्वायर। जब आप पुनेट स्क्वायर दिखाएंगे, आप मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स का आपस में क्या कराएंगे? फ्यूजन। जब आप मेल और फीमेल गमीट्स का फ्यूजन कराएंगे, इन सब स्क्वायर्स में आपको F2 जनरेशन के पी प्लांट्स दिखेंगे, जैसे कैपिटल R कैपिटल R
कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली आप दिखाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपको क्या मिलेंगे? F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में यू विल गेट टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स। आपके पास टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स आएंगे? 16 ऑफस्प्रिंग्स। इन 16 ऑफस्प्रिंग्स में से 9/16 विल बी राउंड येलो, 9/16 विल बी व्हाट? राउंड येलो। 3/16 will be round green. 3/16 will be wrinkled yellow. 3/16 will be what? Wrinkled yellow. 3/16 will be wrinkled yellow. And 1/16 will be wrinkled ग्रीन। माने इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का जब आप फिनोटाइपिक रेशो निकालेंगे, वो फिनोटाइपिक रेशो आ जाएगा क्या? 9:3:3:1। और जैसे आप फिनोटाइपिक रेशो निकालेंगे किसका? इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे वापस ले जाना चाह रहा हूं। सर प्रीवियस क्वेश्चन पे वापस क्यों ले जाना चाह रहे हैं आप? जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के 4 ऑफस्प्रिंग्स को देखेंगे, इन 4 में से 3/4 विल बी टॉल, 1/4 विल बी डॉर्फ। तो जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो देखेंगे, ये फिनोटाइपिक रेशो जो है ये आ जाएगा 3:1। क्योंकि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं अभी, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में मैंने क्या बोला? फिनोटाइपिक रेशो आ जाएगा व्हाट? 9:3:3:1। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 3:1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। अगर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो 3:1 है, तो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस का 3:1 का स्क्वायर होगा, जो ये बनेगा। इसी F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखेंगे आप? जीनोटाइपिक रेशो। जब आप मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो देखेंगे, तो आई वॉन्ट टू मूव यू पीपल टुवर्ड्स द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। जब आप सिटम हाइट वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे, इस सिटम हाइट वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब आप जीनोटाइपिक रेशो करेंगे कैलकुलेट, तो वो आ जाएगा 1:2:1। माने 1 विल बी प्योर टॉल, 2 विल बी हाइब्रिड टॉल, एंड 1 विल बी प्योर डॉर्फ। तो जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस माने प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 है, तो इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा? 1:2:1 का होल स्क्वायर। इसको जब आप करेंगे एक्सपेंड, तो आपको रेशो मिल जाएगा। तो क्या कहा मैंने? जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के बाद F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, यहां पे भी कराई, लेकिन वहां पे आपको पुनेट स्क्वायर में 4 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, यहां पे 16 मिलेंगे। उनका आप फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो बताएंगे। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में या डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैपिटल आर कैपिटल वाई को देखेंगे, क्या आपको नहीं लगता ये P1 के साथ मैच हो रहा है?
अगर आप स्मॉल वाई को देखेंगे, क्या आपको नहीं लगता ये P2 के साथ मैच हो रहा है? बिल्कुल। आप लोग पीछे चलिए, आपको दिख रहा होगा P1 इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, P2 इज स्मॉल वाई। माने इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में भी हमने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को रिकवर किया, माने यहां पे भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है। लेकिन मुझे कुछ और कहना है। सर आपको क्या कहना है? फिर से अगर आप देखेंगे इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल आर गोज विथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर गोज विथ स्मॉल वाई। वंस अगेन इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल आर किसके साथ जा रहा है? जरा बताइए। कैपिटल वाई के साथ। स्मॉल आर किसके साथ जा रहा है? स्मॉल वाई के साथ। इसी डाइहाइब्रिड क्रॉस का जब आप लोग F2 जनरेशन देखेंगे, ये वाला जनरेशन, क्या आपको नहीं लगता कहीं कहीं पे कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा रहा है और कहीं कहीं पे स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा रहा है? कहने का मतलब है अगर कैपिटल आर को आदत है कैपिटल वाई के साथ जाने की पेरेंट्स में, स्मॉल आर को आदत है जाने की किसके साथ? स्मॉल वाई के साथ। किस जनरेशन में? पेरेंटल जनरेशन में। तो इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पे कहीं कहीं ऐसा क्यों हो रहा? कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा रहा और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा रहा। जवाब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जवाब क्या है इसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज द जवाब? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सर ये किस बात का जवाब है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कैपिटल आर को आदत है कैपिटल वाई के साथ जाने की, स्मॉल आर को आदत है स्मॉल वाई के साथ जाने की, लेकिन F2 जनरेशन में कहीं कहीं पे कैपिटल आर जा रहा है किसके साथ? स्मॉल वाई के साथ। और स्मॉल आर कहीं कहीं जा रहा है किसके साथ? कैपिटल वाई के साथ। तो ऐसा क्यों होगा कि F2 जनरेशन में कैपिटल आर और कैपिटल वाई का सेग्रीगेशन होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई का सेग्रीगेशन होगा? उसका जवाब क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट says in crossing between pure organisms, in crossing between pure organisms for two pairs of contrasting traits, in crossing between pure organisms for two pairs of contrasting traits, the inheritance of one character, the inheritance of one character is independent of the other. The inheritance of one character is what? Independent of the other. बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। In crossing between pure organisms, here pure organisms माने कैपिटल आर वाला पेरेंट कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला पेरेंट। जब आपने इन प्योर ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस किया दो कैरेक्टर्स के लिए, कौन से कैरेक्टर? सीड शेप एंड सीड कलर। तो क्या देखा आपने? इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, माने ये कैपिटल आर F2 जनरेशन में स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और ये स्मॉल आर F2 जनरेशन में कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। माने कैपिटल आर हैड एन आदत टू स्टे विथ कैपिटल वाई, लेकिन F2 जनरेशन में कैपिटल आर इंडिपेंडेंटली चला गया स्मॉल वाई के साथ। इसी तरह से स्मॉल आर को आदत थी कैपिटल वाई के साथ जाने की, स्मॉल आर को आदत थी स्मॉल वाई के साथ जाने की, लेकिन F2 जनरेशन में ये इंडिपेंडेंटली कैपिटल वाई के साथ चला गया। इसी को आप लोग कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इसको आप कहेंगे पोस्टुलेट नंबर 4 ऑफ ग्रेगोर जॉन मेंडल। हमने क्या देखा अभी तक? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हाउएवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अनलाइक law of segregation, law of independent assortment is not universally applicable. इसका जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। T.H. मॉर्गन का नाम आपने सुना होगा
He is credited with explaining the concept of what? Linkage. Linkage में उन्होंने क्या कहा? Linkage में उन्होंने कहा the genes which are present on the same chromosome they stay and inherit together. लेकिन law of independent assortment में आपने क्या देखा अभी? Genes जिनके लिए आप लोगों को कराना है क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो जीन्स होने चाहिए दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे. लिंकेज में जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने क्या देखा? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. जैसे कैपिटल आर वाला जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7 गार्डन पी में. कैपिटल वाई वाला जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1. स्मॉल आर वाला जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7. स्मॉल वाई वाला सीड कलर वाला जीन इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 1. माने आप लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किस वाले क्रॉस के बेस पे डिस्कस कर सकते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे. और ये एक्सेप्शन किसका हो जाएगा? लिंकेज. क्यों? लिंकेज टॉक्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टॉक्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स दैट इज नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम. दिस वे यू कैन टैकल डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला क्वेश्चन इन योर आंसर शीट. अगेन द सेम रिमाइंडर, अगर ये वाला क्वेश्चन आपके अपकमिंग बोर्ड में आता है लॉन्ग आंसर टाइप पे तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसको वहां पे नोट डाउन करिएगा. यू विल गेट 10 on 10 इंशाल्लाह. देयर आर सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस also possible from this principles of inheritance and variation wala chapter. Those short answer questions if asked in your upcoming board inshallah, so I will show you the framework, I will show you the flow chart कि उन short answer questions को कैसे tackle करना है upcoming board में. लॉन्ग आंसर टाइप यूजुअली दो पूछे जाएंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से या डोमिनेंस से. लेकिन अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो सबसे टारगेटेड एरियाज हैं इस वाले चैप्टर में, पहला यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चन लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अगर ये शॉर्ट नोट आपको सॉरी बोर्ड एग्जाम में लिखना है विद 100% एक्यूरेसी, आप इसको स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से. सर किस बैकग्राउंड से इसको शुरू करेंगे हम लोग? विद मेंडेलियन फेलियर. मेंडेलियन फेलियर. सर क्या मेंडेलियन फेलियर? आपने क्लासेस में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, व्हाट वर द रीजंस फॉर मेंडल्स फेलियर, व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अननोटिस्ड, व्हाई मेंडल वाज इग्नोर्ड बाय द साइंटिफिक वर्ल्ड. आपने बहुत सारे रीजंस मेंशन किए होंगे. एक रीजन ये मेंशन किया होगा, मेंडल कुड नॉट एक्सप्लेन the physical location of genes. Mendel could not explain the physical location of genes. दिस वॉज मेंडेलियन फेलियर. लेकिन मैं इसको फेलियर नहीं मानता. मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि मेंडल ने जीन्स की फिजिकल लोकेशन को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, यह उनका फेलियर नहीं है. क्यों? क्योंकि मेंडल ने जीन की बात करी थी 19th सेंचुरी में. क्रोमोसोम बिहेवियर वॉज डिस्कवर्ड इन 20th सेंचुरी. तो इट इज बट नेचुरल. हाउ कम दैट बेचारा पर्सन कुड हैव एक्सप्लेन्ड फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन्स? इनजस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ मेंडल. लेकिन इनजस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ मेंडल आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखिएगा, वरना एग्जामिनर आपकी बैंड बजा देगा. After mentioning the background that Mendel could not explain physical location of genes, then in the year 1902, two scientists, namely Walter Sutton and Theodore Boveri, they explained the parallel behavior. They explained what? Parallel behavior between genes and chromosomes. अब इस पैरेलल बिहेवियर को
अगर आप लोग टेक्स्ट में लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर इस पैरेलल बिहेवियर को आप डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो एक तो आपका टेक्स्ट वाला पार्ट बच जाएगा, प्लस आपका आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा। किससे? ड्राइंग से। इस पैरेलल बिहेवियर को वॉल्टर स्टूटन और थियोडोर बोरी ने कैसे एक्सप्लेन किया? दो पेरेंट्स सपोज करते हैं, लेट अस सपोज ओवर हियर टू पेरेंट्स P1 versus P2. P1, let us say it is tall, P plant, and P2, let us say it is dwarf, P plant. ये जो tall P plant है, सॉरी, ये जो tall P plant है, इसका जीनोटाइप आपको अभी ऑलरेडी पता चल गया होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, और ये डॉर्फ पी प्लांट का जीनोटाइप भी आपने देखा। इसका जीनोटाइप आपने अभी क्या देखा? स्मॉल टी। तो हमें क्या दिखाना है? पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। मैंने क्या कहा? आप ड्राइंग से इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको जीन्स भी दिख रहे होंगे इस ड्राइंग में, दिख रहे हैं कि नहीं? आपको क्रोमोसोम्स भी दिख रहे होंगे इस ड्राइंग में। आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लगता जीन्स ऑकर इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स आल्सो ऑकर इन पेयर्स? दिस इज द पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। आगे जाके जब इन्हीं पेरेंट्स में क्या होगा? गमीटोजेनेसिस। इन्हीं पेरेंट्स में आगे जाके जब क्या होगा? गमीटोजेनेसिस। तो आप लोग क्या देखेंगे गुबर? आप लोग कुछ ऐसा देखेंगे। बिल्कुल आपको पता है, ये अगर हम लेफ्ट साइड वाले पेरेंट के गमीट दिखाएंगे, आई विल यूज अ येलो कलर गमीट एंड आई विल यूज अ रेड कलर गमीट, प्लस पेरेंट सेकंड के लिए आई विल बी यूजिंग अ ब्लू कलर गमीट एंड आई विल बी यूजिंग दिस पिंक कलर रिप्रेजेंटेशन टू शो द गमीट्स ऑफ P2। ये लेफ्ट साइड वाले P1 के गमीट है, राइट साइड वाले P2 के गमीट है। अब बिल्कुल आपको पता है, हम लोग यहां पे दिखाएंगे एक क्रोमोसोम का हाफ, एक क्रोमोसोम का हाफ, एक क्रोमोसोम का हाफ, एक क्रोमोसोम का हाफ। इस वाले केस में कैपिटल T आएगा, कैपिटल T, यहां पे स्मॉल t, यहां पे स्मॉल t। तो when we say parallel behavior between genes and chromosomes, पहले आपको क्या समझ में आया? both genes and chromosomes occur in pairs। आपको नहीं लगता जब पेरेंट्स में गमीटोजेनेसिस होगा तो गमीट में 1/2 ट्रांसमिशन, 1/2 ट्रांसमिशन माने सर हमें बिल्कुल दिख रहा है हर एक गमीट में जीन का एक हाफ आ रहा है अलील, और इसी में क्रोमोसोम का हाफ भी आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो जब जीन्स या क्रोमोसोम्स पेयर्स में होंगे गमीटोजेनेसिस में, हर एक टाइप के गमीट में आपको 1/2 जीन मिलेगा, दैट इज 1 एलील, और 1/2 क्रोमोसोम पेयर का मिलेगा। दिस इज पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। माने जो जीन्स के साथ हो रहा है वही क्रोमोसोम्स के साथ हो रहा है, जो जीन्स के साथ हो रहा है वही क्रोमोसोम्स के साथ हो रहा है। उसके बाद जब आप इन गमीट्स का फ्यूजन कराएंगे तो दिस फ्यूजन इज रैंडम, दिस फ्यूजन इज व्हाट? रैंडम, or it is independent. This fusion is random, or it is what? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट माने, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये येलो कलर वाला गमीट या तो इस ब्लू कलर वाले गमीट के साथ फ्यूजन कर सकता है या इस पिंक कलर वाले गमीट के साथ भी फ्यूजन कर सकता है। इसी तरह से ये जो रेड वाला गमीट है या तो ये इस ब्लू कलर वाले गमीट के साथ फ्यूज करेगा या फिर इस पिंक कलर वाले गमीट के साथ फ्यूज करेगा। माने फ्यूजन जो गमीट्स का होगा वो रैंडम होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? मेंडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन्स, तो वॉल्टर स्टूटन एंड थियोडोर बोरी इन द ईयर 1902 दे एक्सप्लेन्ड पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जिसमें उन्होंने क्या कहा? बोर्ड की तरफ देखेंगे, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आकर इन पेयर्स, गमीट्स रिसीव ओनली वन हाफ ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, एंड फ्यूजन ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम्स इज रैंडम और इंडिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज फ्यूजन ऑफ गमीट्स इज रैंडम। और इस क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे किया दोनों ने? जीन्स
आर फिजिकली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। सर कैसे उन लोगों ने कंक्लूड किया जीन्स आर फिजिकली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स? क्योंकि जब जीन्स और क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स गमीट में हाफ हाफ आते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स का फ्यूजन रैंडम होता है, तो जैसे क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं वैसे ही जीन्स बिहेव करते हैं, या जैसे जीन्स बिहेव करते हैं वैसे ही क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं। इफ देयर बिहेवियर इज पैरेलल तो ऑब्वियसली जीन कहां होगा? क्रोमोसोम के ऊपर होगा। दिस इज हाउ यू नीड टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वन मोर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन you may be expecting in your competition, like write a short note on pleiotropy. Write a short note on pleiotropy. pleiotropy में short note को शुरू आप करेंगे कहां से? definition से। It is a condition. It is a condition where a single gene, it is a condition where a single gene shows multiple effects. Shows what? Multiple effects. A condition where a single gene shows multiple effects. मेंडल के अकॉर्डिंग एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन पीलियोट्रॉपी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर भी कंट्रोल कर सकता है। इसको अट्रैक्टिव या इफेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन कर सकते हैं। माने इस शॉर्ट नोट के बैकग्राउंड में आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे यू मे टॉक अबाउट अ सिंगल जीन which is located on your as well as mine, माने which is located on human chromosome number 12। इस जीन के आप लोग एक इफेक्ट देखेंगे फिनाइल क्यूटोनूरिया। फिनाइल क्यूटोनूरिया मेंडेलियन डिसऑर्डर, ह्यूमन जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। और इसका एक और इफेक्ट क्या निकलता है? ये स्किन पिगमेंटेशन को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से एक और इफेक्ट क्या पड़ता है? इसकी वजह से मेंटल रिटॉर्डेशन होती है। माने जीन एक ही है, किस क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम नंबर 12 पे ह्यूमन बींग्स के। वो मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है, वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? पीकेयू को भी कंट्रोल कर रहा है, स्किन पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, मेंटल रिटॉर्डेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। माने एक जीन के एक से ज्यादा इफेक्ट, इसको हम कहेंगे पीलियोट्रॉपी। इसी तरह से आप इस पीलियोट्रॉपी का एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं अपने आंसर शीट में, एंड दैट एग्जांपल इज अबाउट अ सिंगल जीन। इन केस ऑफ गार्डन पी, गार्डन पी में आपको एक जीन दिखेगा। उस जीन की वजह से एक तो सीड साइज होता है कंट्रोल। आपने पढ़ा होगा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम गार्डन पी में स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, जिससे सीड साइज कंट्रोल करता है। और सीड साइज जब डिसाइड होगा उसी की वजह से सीड की शेप डिसाइड होगी। माने जीन्स कितने हैं? एक। किसके लिए बना है? सीड साइज के लिए। लेकिन उसी जीन की वजह से सीड शेप वाला कैरेक्टर भी कंट्रोल हो रहा है। माने अ कंडीशन वी आर अ सिंगल जीन शोज मल्टीपल इफेक्ट्स, दैट्स कॉल्ड पीलियोट्रॉपिक जीन। पीलियोट्रॉपिक जीन एग्जांपल, gene present on our chromosome number 12, gene present in garden P which controls more than one character, माने which shows multiple phenotypic effects, seed size को भी कंट्रोल करता, seed shape को भी कंट्रोल करता। इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन in short answer type you may expect in your competition, and that short note may be about test cross। मैंने अभी टेस्ट क्रॉस का मेंशन 2 बार किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी और डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी। अगर आप इस टेस्ट क्रॉस को शॉर्ट नोट में आंसर शीट में लिखना चाह रहे हैं तो इसको शुरू करेंगे डेफिनेशन से। टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 and recessive parent। टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट। अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 देखेंगे, वहां पे F1 क्या है जरा बताइए? इट इज कैपिटल T स्मॉल t। इज दैट ओके? और
अगर आप उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट देखेंगे, कौन सा पेरेंट? रिसेसिव पेरेंट। तो वो रिसेसिव पेरेंट क्या है? बिल्कुल आपको पता होगा, इट इज स्मॉल टी स्मॉल टी। माने जब आप F1 का क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ, ये कौन सा क्रॉस हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। कराइए जरा इनका क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर आप इस मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की क्या देखेंगे? प्रोजनी। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जब आप लोग क्या देखिएगा गुबर? प्रोजनी। तो आपको क्या लग रहा है? 2/4 आर टॉल, 2/4 आर डॉर्फ। माने इस मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो होगा 1:1। अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताना है वो भी आएगा 1:1। अब अगर आप इसी टेस्ट क्रॉस को यूज करेंगे कहां? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी मैं दिखा चुका हूं टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 बताइए जरा क्या था? सर F1 वाज कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। जरा बताइए रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट वाज होम। सर रिसेसिव पेरेंट वहां पे आपने P2 दिखाया होगा एज व्हाट? स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y। जब आप इन दो का क्रॉस कराएंगे, माने क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट, इस क्रॉस को आप टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस में तो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है दैट इज 1:1। यहां पे 1:1 का स्क्वायर हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो है जीनोटाइपिक दैट इज 1:1, यहां पे 1:1 का स्क्वायर हो जाएगा। सर कैसे? डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 1:1 का स्क्वायर, 1:1 का स्क्वायर क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस जो मैंने अभी दिखाया था। माने डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो इट इज 1:1:1:1, और जो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो इट इज 1:1:1:1। सिग्निफिकेंस में ऑलरेडी बता चुका हूं पीछे, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो है, सॉरी सिग्निफिकेंस में ऑलरेडी बता चुका हूं पीछे, टेस्ट क्रॉस जेनेटिक्स में क्यों यूज करते हैं? टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन पेरेंट, whether it is monohybrid test cross or it is dihybrid test cross. You will use test cross for knowing what? Genotype of the parent. अब इस टेस्ट क्रॉस में कुछ और टर्म्स भी आप यूज कर सकते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट क्रॉस पे आया है, प्लीज राइट योर आंसर टू द पॉइंट, जैसे मैंने बोर्ड पे दिखाया है। यहां पे अपने आंसर को वर्ड लेंथ बढ़ाने के लिए बैक क्रॉस आउट क्रॉस टच मत करिएगा, वो आपके आंसर को डाइवर्ट कर देगा। सो कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। There is one more possibility of asking a short note question from write a short note on incomplete dominance. Incomplete dominance से भी आप लोगों को एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? आप लोग शुरू करेंगे कहां से? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। माने लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। कैसे? दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिखाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो आपने क्या दिखाया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसमें F1 इट मैच्ड विथ P1। जैसे ही आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जाएंगे, जब आप P1 और P2 का क्रॉस कराएंगे, F1 विल मैच विद नो वन, किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं होगा।
लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने फिनोटाइपिक रेशो बताया होगा 3:1, यहां पे आपको 1:2:1 मिलेगा। हां, लॉ ऑफ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशो के बेस पे सिमिलैरिटी आती है, वहां पे भी 1:2:1, यहां पे भी 1:2:1। अब ऐसा क्यों होगा, उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी में। Incomplete dominance was discovered by Carl Correns. You remember Carl Correns? जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर शुरू करते हैं, आप लोग मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के बाद रीडिस्कवरी पढ़ते हैं मेंडलिज्म की। एंड कार्ल कोरन्स along with Erich Sharmak, along with Hugo de Vries, was one of the rediscoverers of Mendel's work. So besides acting as the rediscoverer of Mendelism, he is also famous for explaining the concept of incomplete dominance as an exception to law of dominance. कार्ल कोरन्स ने ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है एक प्लांट में डिस्कवर किया था। प्लांट का नाम आपने सुना होगा 4 o'clock प्लांट। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक ने ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो एक्सप्लेन किया है एक और प्लांट के बेस पे, एंड दैट प्लांट इज स्नैपड्रैगन। Snapdragon plant is scientifically known as Antirrhinum majus। ये साइंटिफिक नेम आपकी टेक्स्ट बुक पे मेंशन है, इसीलिए याद रखना पड़ेगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस को कार्ल कोरन्स ने किस वाले प्लांट में डिस्कवर किया था? 4 o'clock प्लांट में। लेकिन टेक्स्ट बुक ने किस वाले प्लांट में एक्सप्लेन किया है? स्नैपड्रैगन वाले प्लांट में, एंटीरिहिनम मॉडस, इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं। तो सर अगर आप कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमने किस बेस पे एक्सप्लेन किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अगर आपको स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन करना होगा, इसके लिए भी कौन सा क्रॉस करना पड़ेगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। विच क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ? स्नैपड्रैगन प्लांट में वही P1 का क्रॉस हुआ P2 के साथ। P1 में क्या हुआ? अ रेड फ्लावर वाला स्नैपड्रैगन प्लांट। P1 में क्या हुआ? शाबाश, अ रेड फ्लावर वाला स्नैपड्रैगन प्लांट was crossed with a white फ्लावर वाला स्नैपड्रैगन प्लांट। जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो इनकी F1 जनरेशन तैयार हो गई। जब आपने नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा उसमें आपने देखा F1 मैचेस विथ P1। यहां पे जो F1 जनरेशन बनेगी उसमें ऑल प्लांट्स were found to have pink flowers। पिंक फ्लावर वाले स्नैपड्रैगन प्लांट न तो P1 के साथ मैच हो रहे हैं न P2 के साथ। तो एक ऐसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जहां पे P1 किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं होगा, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह सकते हैं। और एक्सेप्शन किसका कह सकते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। अब अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला पार्ट आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है तो करना कुछ नहीं है, इसको फॉलो अप करके F2 जनरेशन दिखानी है। इसको फॉलो अप करके कौन सी जनरेशन दिखानी है? F2 जनरेशन। आपका काम हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं अभी तक के सेशन को समराइज करूं, आई टोल्ड यू जेनेटिक्स वाला यूनिट बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम इसको 2 सेशंस में करेंगे डिस्कस। पहला सेशन हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, उसमें मैंने कुछ की एरियाज टारगेट किए। उन की एरियाज में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसको लिंक करना लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ। आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद सिटम हाइट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करेंगे, और उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप टोटल 3 पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करेंगे जब तक आप F2 जनरेशन कंप्लीट नहीं करेंगे। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन डिटेल। इसको आप शुरू करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस से। कौन सा वाला डायहाइब्रिड क्रॉस दिखाएंगे? सीड शेप और सीड कलर वाला। लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप पेरेंट्स दिखाएंगे, F1 दिखाएंगे,
F1 की सेल्फिंग करा के F2 दिखाएंगे, F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो दिखाएंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन क्वेश्चंस में कौन कौन से एरिया अननेसेसरली अपनी आंसर शीट में टच नहीं करने हैं, उससे आपका आंसर लेंथी हो जाएगा एंड यू विल फॉल प्रे टू द एग्जामिनर। यूजिंग दिस डायहाइब्रिड क्रॉस आप लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिंकेज एक्सेप्शन बताएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यस और नो। उसके बाद सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लाइक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये आप ड्राइंग पैटर्न यूज करिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा अट्रैक्टिव। पीलियोट्रॉपी में डेफिनेशन के बाद 2 एग्जांपल्स दीजिएगा। और टेस्ट क्रॉस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो आप यहां दिखाएंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है तो आपको पहले कंपेयर करना है नॉर्मल डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फिनोटाइपिक रेशो के बेस पे, जीनोटाइपिक रेशो के बेस पे। उसके बाद थोड़ी बहुत डिस्कवरी बताएंगे और फिर आप दिखाएंगे नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 के सारे प्लांट्स मैच विद P1, लेकिन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो F1 जनरेशन के प्लांट्स होंगे और F1 जनरेशन की प्रोजनी होगी दैट मैचेस विथ नीदर ऑफ द पेरेंट, माने दैट इज व्हाट एक्चुअली इंटरमीडिएट फिनोटाइप। दिस इज हाउ यू टैकल चैप्टर 1। आई होप यू पीपल आर clear and comfortable with these most probable asked questions from this chapter 1. I want to give you people a more important information instead, जो इस यूनिट का चैप्टर 2 है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, चाहे नीट की बात करिए या जेके बोर्ड की बात, सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो आई प्रॉमिस यू पीपल, अगर अगले सेशन तक मैं जिंदा रहा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को लेके जो एक औरा बैठा है लोगों में कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन से भी खतरनाक है, अगर अगले सेशन तक जिंदा रहे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को अपने फिंगर टिप्स पे कैसे लाना है। और मैं साथ में यह भी बताऊंगा कि आप पूरे जेनेटिक्स के एक यूनिट को 1 घंटे में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। यह मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूं, आप लोग किसी भी स्टेट टॉपर से पूछ सकते हैं जो मेडिकल कॉलेज में होंगे कि इज इट पॉसिबल टू रिकैप्चुलेट होल जेनेटिक्स वाला यूनिट इन 1 आवर। दे विल आंसर यू यस, आस्क खालिद सर। आई होप यू पीपल आर क्लियर हाउ टू राइट योर आंसर्स इन लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वी विल मीट in the next session inshallah. That will be all for today. All the best for upcoming JK boards. Thank you very much.